हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, ग्रेविटेशन। सो वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने मोशन के बारे में स्टडी किया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे एकदम से रेस्ट स्टेज से मूवमेंट स्टेज पे आ जाते हैं, मोशन स्टेट पे आ जाते हैं। ठीक है, और फोर्स एज अ कॉज ऑफ मोशन होता है। वी हैव लर्नड दैट कि जो फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए, उसके मोशन को चेंज करने के लिए। सो वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं हाइट से, किसी भी हाइट से, तो वो अर्थ की तरफ आता है। वी नो दैट प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। एंड द मून गोज अराउंड द अर्थ। इन ऑल दीज केसेस यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, द प्लैनेट्स एंड द मून। सो इजाक न्यूटन ने क्या किया, could grasp that the same force is responsible for all of these. So इस force का नाम उसने क्या दिया, gravitational force दिया. In this chapter we shall learn about gravitation and universal law of gravitation. तो इसको हम discuss करते हैं. So firstly we talk about gravitation, that what is gravitation. We know कि जो moon है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है. An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. तो जब भी आप किसी गेम को खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बॉल को ऊपर की तरफ हाइट पे लेके जाते हो, ठीक है, बाद में वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच के वापस नीचे गिर जाती है. सो इट इज सैड दैट कि जब न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो एक एप्पल उसके ऊपर गिरा. तो फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग. जब वो एप्पल उसके ऊपर गिरा तो न्यूटन सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ. तो उसने सोचा कि अगर अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है एक एप्पल को, सो कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. तो क्या वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती. इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस. तो क्या जो ये फोर्स है ये दोनों केसेस के अंदर सेम है. ही कंजेक्टेड दैट कि जो सेम टाइप का फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है दोनों केसेस के अंदर. और उसने आर्ग्यू किया कि एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट मून फॉल कर जाता है टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मोशन एंड सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. तो हम उसको एग्जैक्टली विजिबल नहीं कर सकते. सो इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से. आप एक पीस ऑफ थ्रेड लीजिए, उसके ऊपर एक स्मॉल स्टोन को एक एंड के ऊपर बांध दीजिए, उसको दूसरे एंड की तरफ से आपको पकड़ के रखना है और वॉल करना है, वॉल इट राउंड. नोट द मोशन ऑफ द स्टोन. आप उस स्टोन की मोशन को नोट करेंगे, थ्रेड को रिलीज करेंगे. अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ स्टोन. तो ऐसे वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा. ठीक है. Before the thread is released, stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. जो change हुआ direction के अंदर उसने change in velocity और acceleration भी include किया. और इस force की वजह से जो भी acceleration cause हुई है उसकी वजह से ही body movement में आई है. ठीक है. और इस force को हम बोलते हैं centripetal force. Centripetal force का मतलब होता है center seeking force, जो कि center पे लगता है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स जो स्टोन है वो फ्लाई ऑफ करने लग जाएगा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन. और जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी. मतलब जैसे आपके पास ये सर्कल है और वो जो थ्रेड है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला जाएगा. सो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहाँ से होता है, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा तो मून एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन को परस्यू करेगा. इट इज सीन दैट कि फॉलिंग एप्पल अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ. डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ. इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल. व्हाई. हमने देखा कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. क्या ऐसा हो सकता है कि एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ.
थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द दैट ऑफ अर्थ. सो हम उसकी मूवमेंट नहीं देख सकते. एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून. सो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते रहते हैं. बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स जो कि उन दोनों के बीच में होता है, सन के बीच में और प्लैनेट्स के बीच में. सो इन अबव फैक्ट से हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन है उसने कंक्लूड किया नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल द मून, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आया आपको समझ में? अब हम चलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं. सो एवरी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं विद अ फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इसी लाइन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे. जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है बड़ा ऑब्जेक्ट, एक छोटा ऑब्जेक्ट. सो फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और उनके डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम उसको लिखेंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू एम एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और G को हम लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप इसको लिख सकते हो. और अगर आप इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को तो आपको क्या मिलेगा कि जो d स्क्वायर है यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. दैट बिकम्स F into d square is equals to gm into m. So g out comes out to be fd square divided by m into m. So SI unit g की हम क्या obtain करेंगे? Force, distance और mass है, that becomes Newton meter square per kg square. So value of G was found out by Henry Cavendish by using a sensitive balance. So value accepted value है G की 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kilogram square per kilogram square. We know that there exists a force of attraction सभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. So इसकी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी होती है. अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, द मास ऑफ अर्थ यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ मून भी दिया हुआ है. अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है तो आपको फोर्स को कैलकुलेट करना है. सिंपल सा आपके पास आंसर आ जाएगा. दोनों मासेस गिवन है, जी की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है. सारी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो और आपके पास एक फॉर्मूला है, उसके अंदर पुट करके आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं सभी फिनोमिना को जो कि बिलीव्ड है टू बी अनकनेक्टेड. सो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, the motion of the moon around the earth, the motion of planets around the sun, the tides due to the moon and the sun. अब free fall की बात करें कि let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity. स्टोन लेना है, उसको अपवर्ड से थ्रो करना है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर वो पहुंच जाएगा और वापस नीचे गिर जाएगा. वी हैव लर्नड कि अर्थ ने अट्रैक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ. तो ये किससे हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हुआ. जब भी ऑब्जेक्ट्स फॉल होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, सो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्री फॉल के अंदर हैं. सो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स? क्या ऐसा होता है? वाइल फॉलिंग कोई भी चेंज नहीं होता उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन जो ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है. कोई भी चेंज वेलोसिटी को अगर होता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी इंक्लूड होता है. व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स towards the earth and acceleration is involved. जब भी ऑब्जेक्ट फॉल होगा towards earth तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं earth's gravitational force. Therefore this acceleration is acceleration due to the gravitational force of the earth and it is denoted by g. इसको हम small g से रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी वैल्यू SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. We know that
जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स प्रोडक्ट है मास का और एक्सेलरेशन का। जैसे कि मास ऑफ स्टोन हमने एक्टिविटी 9.2 में हमने m लिया, वी ऑलरेडी नो क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है इन्वॉल्व होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमने g माना है। सो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, दैट कम्स आउट टू बी फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। सो एम जी की वैल्यू हम फोर्स में पुट कर देंगे और जो इक्वेशन हमने ऊपर डिराइव करी थी वही यहाँ पे लिख देंगे सेम, और m इंटू एम को हम लिखेंगे m। क्यों? क्योंकि जो m है, छोटा m है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास सिर्फ सिंगल m बचेगा, बाद में जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो हम उसमें मेंशन कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी g इज इक्वल्स टू big G, that is gravitational constant into m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो r जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, तो वैल्यू ऑफ g ग्रेटर हो जाती है पोल्स के ऊपर देन एट द इक्वेटर। फॉर मोस्ट ऑफ दी कैलकुलेशंस हम g को कभी ज़्यादा लेते हैं, कभी कांस्टेंट लेते हैं, कभी नियर द अर्थ लेते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू ऑफ g को कैलकुलेट करते हैं। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g हमें सभी पहले वैल्यूज को पुट करना होगा, जो भी हमें वैल्यूज पता हैं उन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, और फिर हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी जिसको आपको लर्न करना होगा और जो भी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इसको पुट करना होगा। अब है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो एक एक्टिविटी है जिससे हम इसको समझेंगे। एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, एक स्टोन लेना है, उसको ड्रॉप करना है साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। सो वी सी दैट कि जो पेपर है वो रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। एयर ने ऑफर किया रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब रेजिस्टेंस उसके ऊपर अप्लाई हो गया है पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन द रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन। सो अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लास जार के साथ विच फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन सक्ड आउट, तो पेपर जो सक्ड आउट हुआ है, पेपर और स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। सो वी नो कि जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं एक्सेलरेशन से ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये सब चीज़ें हमने देखी, तो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस मास, तो मास के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। दिस मीन्स कि जो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट मीन्स that all objects hollow or solid big or small should fall at the same rate. According to a story, Galileo ने ड्रॉप करे different objects from the top of leaning tower of Pisa in Italy to prove the same. जैसे कि g constant होता है near the earth, so सभी equations uniformly accelerated motions of objects के लिए valid हो गए, जिसमें acceleration a से replace करके g से replace करके हमने उसको a में convert कर दिया। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस हमें पड़ी हुई हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन ए टू बी पॉजिटिव जब वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर होगा, लेकिन अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर होगा तो हम उसको अपोज करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। सो जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें इसलिए उसको 10 ले रहे हैं। सो उसकी स्पीड आपको मेजर करनी है, उसकी एवरेज स्पीड और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले टाइम लिखेंगे, यू लिखेंगे, जी और एक्सेलरेशन कितनी है, दैट कम्स इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू 80। सो a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 0.5 सेकेंड्स, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड को निकालना है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u कितना है 0, v कितना है 5, डिवाइड बाई 2 करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 2.5। अब डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। हाफ इंटू ए क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 0.5 का स्क्वायर। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.25 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली।
अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास. सो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसका मेजर होता है उसके इनर्शिया का. सो वी हैव ऑल्सो लर्न कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. सो इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस. तो मास हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं करेगा किसी भी प्लेस के ऊपर. अब है वेट. वी नो कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मानते हैं. और ये फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर. सो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी. सो वेट को हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. तो ये जो हमारी वैल्यू है W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. येस, वी कैन रिप्रेजेंट इट in this equation as the weight of the object is the force with which it is attracted towards the earth. सो ऐसा यूनिट कितनी होगी, वही होगी जो फोर्स की होती है, दैट इज न्यूटन. सो वेट ऑफ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. सो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट रहती है किसी भी given place के ऊपर. So therefore at a given place weight of object is directly proportional to the mass, जैसे कि m. ठीक है. So we can use the weight of an object as a measure of its mass. अब है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हमें वेट निकालना है मून के ऊपर, सो वी हैव लर्नड दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अ फोर्स. हमें पता है वेट क्या है, फोर्स है जो कि अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो उसी वे में वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स जो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून जिसको अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को. सो मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. हमें पता है अर्थ बहुत बड़ी है और मून उसके सामने बहुत छोटा सा है. तो ड्यू टू दिस मून जो एक्सर्ट कर रहा है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स. लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम. तो उसका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा मून का, दैट इज डब्ल्यू एम. सो मास ऑफ मून हम लेंगे एम एम और उसका रेडियस होगा आर एम. सो इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर अगर पुट करें, सो डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू जी एम एम इंटू एम डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर. सो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. सो इस वेट को ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू ई and the mass of the earth is m and its radius is r. सो हमने अर्थ की जो इक्वेशन है वो भी पुट कर दी डब्ल्यू ई, और यहाँ पे डब्ल्यू एम एक एम मून के लिए है और एक अर्थ के लिए है. तो मून के अंदर जो वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को निकालेंगे, दोनों को डब्ल्यू एम और डब्ल्यू ई को, बाद में उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी रेशो दैट इज 1/6 की जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन द मून है दैट इज 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. ठीक है. 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू आएगी. जैसे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है तो वेट ऑफ अर्थ कितना होगा, जैसे मास है 10 kg, एक्सेलरेशन g है इतना, W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो 98 न्यूटन हमारी पास वैल्यू आ जाएगी. अब जैसे ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन, जब उसको मेजर कर रहे हैं हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो उसका वेट कितना होगा जब हम उसको सरफेस ऑफ मून के ऊपर मेजर करेंगे. तो यही पुट कर देंगे 1/6 हमारे पास रेशो है तो 10/6 उसकी वैल्यू रखेंगे और 1.67 न्यूटन उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर. सो दिस topic we will continue in the next video. So till then stay tuned for the next video and thanks for watching the video.